Hello everyone, welcome to your another class of accountancy. Today we will start a new chapter, chapter 12, that is books of original entry, special purchase, subsidiary books. This is ये जो चैप्टर है ये हम लोग इसका पहले जो चैप्टर पढ़े थे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का उसी का एक्सटेंशन वाला है। इसमें हम लास्ट वाले चैप्टर में हमने सारे एंट्रीज जो देखे थे सिर्फ कैश रिलेटेड, कैश बुक से रिलेटेड देखे थे। अब हम इसमें देखते हैं परचेज बुक से रिलेटेड एंट्रीज कैसे की जाती है या परचेजेस बुक्स या सेल्स बुक्स जो है उसमें क्या क्या होते हैं, हम इन सब के बारे में देखते हैं। कैश बुक के बारे में तो हम पूरा डिटेल में लास्ट वाले चैप्टर में देख चुके थे। अब हम उसके आगे परचेज बुक हम उसी टाइम में देखे थे कि हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग तरह के बुक्स होते हैं, तो उसी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग तरह के बुक्स को मेंटेन किया जाता है ताकि सारे ट्रांजैक्शन जनरल एंट्रीज जो है एक जगह में बहुत ज़्यादा क्लमजी ना हो जाए करके। तो यहाँ अभी हम देख रहे हैं कि कैश बुक हम देख चुके हैं, अभी हम देखते हैं परचेज बुक या दूसरे क्या क्या बुक्स हैं। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ बिजनेस, journal entries cannot be efficient to run the business efficiently. It is necessary to record entries separately according to nature, and this process has led to a subdivision of journal similar to cash book. The other subsidiary books are purchase book, purchase return book, sales return book, bills receivable book, bills payable book, and journal proper. It is not necessary for all books to be all books in business and can be limited to the business requirement. ये जैसे कि हम पहले भी पढ़े हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में एक ही जनरल बुक में सारी चीजें जनरल एंट्रीज को करना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत सही नहीं होता है, इट्स नॉट पॉसिबल, सही नहीं होता है। तो इसीलिए बुक्स के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग तरह के, जिस तरह का नेचर है ट्रांजैक्शन का उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग तरह की बुक्स को मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कैश बुक तो एक हो गया, उसके बाद में परचेज बुक होता है, परचेज रिटर्न बुक होता है, सेल्स बुक होता है, सेल्स रिटर्न बुक भी होता है, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। इसके बाद में इन सब बुक्स में जो एंट्रीज नहीं हो पाती है उन्हें हम लास्ट में एक और बुक मेंटेन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज नोन एज जर्नल प्रॉपर। और जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे के सारे बुक्स को मेंटेन किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन के साइज और उसके होने वाले ट्रांजैक्शंस के आधार पर ही इस बुक्स को मेंटेन किया जाता है। अब हम देखते हैं इस बार हम देखते हैं पर्पस ऑफ सब्सिडरी बुक्स एंड कैश नॉन कैश ट्रांजैक्शंस का क्या उसका उद्देश्य है। We shall study the special purpose subsidiary books associated with non cash transactions. जहाँ कैश के बाद के जो ट्रांजैक्शंस के लिए जो बुक्स है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले है परचेज बुक और परचेजेस जर्नल। गुड्स आर परचेज्ड ऑन बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट। ऑल कैश परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक and credit purchases are recorded in the purchase book. Goods refer to this in which the firm is dealing. Purchase book is the one in which credit purchases of goods are recorded. This is also known as invoice book, purchase journal or purchase day book. Following transactions are not recorded in the purchase book. Purchase book में वही गुड्स का परचेज वाले लिखे जाते हैं, ट्रांजैक्शन एंट्रीज वही की जाती है जो क्रेडिट में किए गए हैं, क्योंकि जो कैश परचेजेस होती है वो तो हम कैश बुक में एंटर कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो कैश परचेजेस है उसे तो कैश बुक में एंटर कर दिया जाता है, लेकिन जो परचेजेस क्रेडिट पे होती है उन्हें हम परचेज बुक में एंटर करते हैं। एंड परचेज बुक को इनवॉइस बुक भी कहा जाता है, बहुत जगह में इसे हम इनवॉइस बुक भी कहते हैं। एंड या फिर जर्नल प्रॉपर, परचेज जर्नल या फिर परचेज डे बुक भी कहा जाता है। इसमें लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो इसमें एंटर नहीं किए जाते हैं, जैसे कैश परचेजेस व्हिच आर रिकॉर्डेड इन कैश, ये इसमें एंटर नहीं किए जाते हैं। परचेजेस ऑफ कमोडिटीज अदर देन गुड्स लाइक फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। इसके अंदर कुछ परचेजेस ऐसी परचेजेस होती है जो इस पे एंट्री नहीं की जाती है। यहाँ बिजनेस रिलेटेड गुड्स का ही या फर्नीचर, मशीनरी जैसे बिल्डिंग्स है उस तरह की चीजों को ही एंटर किया जाता है। इसके बाद में अब हम देखते हैं परचेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, परचेज बुक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इन परचेज बुक ओनली क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड। यहाँ पे ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ क्रेडिट परचेजेस जो होते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। देन क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स इज नॉट रिकॉर्डेड। एसेट्स जो हम क्रेडिट में खरीदते हैं, यहाँ तो जो जिन मटेरियल्स के साथ में बिजनेस डील हो रही है या बिजनेस डील करता है
उन्हीं के क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट में एसेट्स खरीदती है तो उसे हम परचेज बुक में एंटर नहीं करते हैं। देन कैश परचेजेस ऑफ कैश बुक नॉट रिकॉर्डेड, और जो भी कैश में परचेज किया जाता है उसे हम बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एंट्री पर नेट प्राइस ऑफ इनवॉइस इज रिकॉर्डेड, और यहाँ पे जो नेट प्राइस होती है, यहाँ जैसे ट्रेड डिस्काउंट सब दिया जा रहा है उसे नहीं लिखते हैं, नेट इनवॉइस प्राइस जो होती है उसे ही एंटर किया जाता है। इन दिस बुक देयर इज नो क्रेडिट एंड डेबिट कॉलम। इस तरह के बुक्स में क्रेडिट और डेबिट कॉलम नहीं होता है, क्योंकि इस बुक में तो खरीदा वैसे ही जा रहा है। दिस इज ओनली परचेज बुक, तो सिर्फ जो चीजें खरीदे हैं हम उसी को एंटर कर रहे हैं, एंड खरीदा तो क्रेडिट पे ही। एंड दूसरी बात है कि यहाँ हम क्रेडिट में ही खरीद रहे हैं, तो यहाँ क्रेडिट और डेबिट बैलेंस नहीं, क्रेडिट और डेबिट कॉलम नहीं होता है। बेसिक ऑफ रिकॉर्डिंग, अब इसको किस आधार पर रिकॉर्ड करते हैं? The source documents which are basis for recording of transactions is the purchase books or invoices or bills received by firms for supply of goods. An invoice contain the quality of goods, quantity, rate, trade discount, and total amount. Points to be remembered while writing purchase book. परचेज बुक में रिकॉर्डिंग जिस आधार पर होती है वो कुछ इस तरह से है। परचेज बुक में जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसे हम बिल्स जो हमें मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन को जो फर्म्स, दूसरे फर्म से या सप्लायर से जो बिल्स मिलते हैं या जो इनवॉइसेस मिलते हैं जिसपे गुड्स की क्वालिटी लिखी होती है, क्वांटिटी लिखी होती है, रेट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है और टोटल अमाउंट, ये सारे चीजें लिखे हुए जो बिल्स मिलते हैं उसी के आधार पर यहाँ पर रिकॉर्डिंग परचेज बुक में रिकॉर्डिंग की जाती है। एंड परचेज बुक में रिकॉर्डिंग करते वक्त हम कुछ बातों का हमें ध्यान देना होता है, तो जो कुछ इस तरह से है, जिसमें सबसे पहला है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अ स्पेशल रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स ऑफर्ड बाय अ सेलर टू अ कस्टमर एट द टाइम ऑफ परचेजिंग गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, दैट इज प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। या जब परचेज बुक में हम एंट्री कर रहे हैं तो ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो है कस्टमर्स को सेलर जो है उस वक्त देता है जब कुछ ऑर्डर प्लेस किया जाता है। मतलब अगर वो उसका एक लिमिट होता है कि इतने से अधिक का आप परचेजेस कर रहे हैं या इस तरह से परचेजेस कर रहे हैं तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। ये इस तरह से जब सेलर बताता है तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। जब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसी वक्त ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, तो इसीलिए कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को इसमें एंटर नहीं करते हैं। यहाँ ट्रेड डिस्काउंट के बाद में जो परचेज प्राइस है उसे ही हम परचेज बुक में एंटर करते हैं। देन पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग charges. After adding these expenses to the price of goods, they are recorded in purchase book. Total price including these charges are indicated in purchase book. If these expenses are borne by buyer, they are recorded in cash book. इसके बाद में पैकिंग करते हैं एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं। ये सारी जो चार्जेस है, ये चार्जेस को भी गुड्स के जो प्राइस है उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, उसके बाद ही इसे परचेज बुक में लिखा जाता है। एंड वहां लिखा जाता है कि दिस चार्जेस आर इंक्लूडेड इन द परचेज बुक। परचेज बुक में जब लिखते हैं तो टोटल अमाउंट एंड उसके बाद में पैकिंग चार्जेस पेड और या फॉरवर्डिंग चार्जेस पेड करके लिख के वो अमाउंट को वहां लिखा जाता है। लेकिन अगर ये चीजें अगर बायर खुद पे कर रहा है, सेलर को नहीं करना है, तो वो देन ये जो एक्सपेंसेस है इन्हें कैश बुक में एंटर किया जाता है। अगर बायर इसको पे कर रहा है, सेलर नहीं दे रहा है, तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है ये कैश बुक में जाते हैं और परचेज बुक में नहीं आते हैं। इस तरह से कुछ पॉइंट्स है जिसे हमें परचेज बुक में रिकॉर्डिंग करने के, ट्रांजैक्शंस एंटर करने के पहले ध्यान में रख करके ट्रांजैक्शंस को एंटर करना होता है। मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट इन द लेजर। पूरा महीना खत्म होने के बाद में महीने का जो एंड में उसके जो टोटल होती है, परचेज बुक का जो टोटल है उसे परचेज अकाउंट में लेजर में डाल दिया जाता है। द वर्ड्स टू एंड बाय आर नॉट यूज्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द परचेज बुक। परचेज बुक में टू और बाय जो हम डेबिट और क्रेडिट के लिए लिखते हैं वो परचेज बुक में नहीं लिखा जाता है। इसका जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह से है। फॉर्मेट पर परचेजर डेट होता है, पर्टिकुलर्स होते हैं, इनवॉइस नंबर, लेजर फाइल नंबर, डिटेल अमाउंट एंड टोटल अमाउंट। डिटेल्ड अमाउंट में वो जो वेरिफिकेशन हो रहे हैं, टोटल अमाउंट, उसके बाद में कार्टेज पेड और पैकेजिंग चार्जेस पेड, वो सारे अमाउंट डिटेल में लिखे जाते हैं एंड उसके बाद में टोटल अमाउंट लिख दिया जाता है।
फॉर्मेट ऑफ परचेज अकाउंट, परचेज बुक अकाउंट, केस ऑफ जीएसटी, जहां जीएसटी भी पे करनी होती है तो वहां एक और कॉलम ऐड किया जाता है जीएसटी का, एंड यहाँ पे वही सीरियल नंबर है, नेम ऑफ द सप्लायर, कौन सप्लाई किया, लेजर फॉइल, इनवॉइस नंबर, डिटेल्स होंगे, फिर कॉस्ट, जीएसटी, फ्राइट चार्जेस, टोटल। इस तरह से जीएसटी वाले में इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनाया जाता है। सो सी द फॉर्मेट ऑफ द परचेज बुक, दीज आर द टू फॉर्मेट्स ऑफ द परचेज बुक। इसके बाद में हम आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉलम्स इन द कॉलम्स ऑफ परचेज बुक। परचेज बुक में जो कॉलम्स है उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख ले रहे हैं। सबसे पहले है डेट, तो डेट प्रूफ परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम। जिस डेट पे परचेज किया गया है उस डेट को कॉलम में लिखा जाता है। पर्टिकुलर्स, द नेम्स ऑफ दोज पीपल ऑफ और फर्म्स from whom the goods are purchased on credit are written in this column. Also, it contains the quantity description, trade discount, sales tax, etc. पर्टिकुलर्स कॉलम में उसके सारे डिटेल्स लिखे जाते हैं कि किस फर्म से या किस पर्सन से क्रेडिट में परचेज किया गया है, एंड उसके साथ साथ उसमें सेल्स टैक्स कितना है, ट्रेड डिस्काउंट क्या मिल रहा है, कितने अमाउंट का खरीदा गया है, ये सारा डिटेल भी उसमें पर्टिकुलर्स में लिखा जाता है। इसके बाद में आता है इनवॉइस नंबर। द नंबर ऑफ इनवॉइस और बिल रिसीव्ड बाय अ बायर इज मेंशन्ड। जो बिल मिलता है बायर से वो बिल को भी हम इसमें लिख देते हैं, बिल नंबर को लिखा जाता है इनवॉइस नंबर में। देन लेजर फॉइल और एलएफ, दिस कॉलम इज यूज्ड टू राइट द इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स परचेज्ड बाय अ बायर फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेलर। The total amount is written after deducting the trade discount and adding the sales tax amount. यहाँ इस कॉलम में क्या करते हैं, उस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के थ्रू जो अमाउंट आया था उन सबको वहां पे लिखा जाता है, एंड उसके साथ साथ उन सबको लिखने के साथ साथ द टोटल अमाउंट जो है उसको पर्टिकुलर में सेलर के पास से द टोटल अमाउंट इज रिटर्न आफ्टर डिडक्टिंग। टोटल अमाउंट जब लिखते हैं तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट और सेल्स टैक्स दोनों को माइनस कर दिया जाता है, उसके बाद में ही लेजर फॉइल का नंबर डाला जाता है वहां पे। Then total amount, net amount of transaction is entered in this column. This column is totaled up at the end of the particular period, say after each month. इसके बाद में हर महीने के एंड में उसको टोटल कर दिया जाता है। कुछ एक पर्टिकुलर मंथ टाइम रखा जाता है, इट्स नेसेसरी नॉट नेसेसरी कि आपका एक ही टाइम हो, लेकिन अधिकतर ये एक महीने का रखा जाता है, एंड मंथ के एंड में उसके सारे अमाउंट को नेट अमाउंट जितना ट्रांजैक्शन, नेट अमाउंट का जो ट्रांजैक्शन है उस एंटर जिस कॉलम में नेट अमाउंट को एंटर किया गया है उसको टोटल कर दिया जाता है। देन लेजर पोस्टिंग फ्रॉम परचेज बुक। अब परचेज बुक से हम इसे लेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो परचेज बुक से जब लेजर पोस्टिंग करते हैं तब कुछ बातों को हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं। अकाउंट ऑफ ऑल द पीपल, फर्म्स एंड कंपनीज मेंशन्ड इन द पर्टिकुलर कॉलम आर ऑफ परचेज बुक आर प्रिपेयर्ड। जितने अकाउंट पर्सन्स के या जितने फर्म्स के जो क्रेडिट परचेजेस हो रहे हैं उन सारे लोगों के नाम से लेजर अकाउंट्स अलग से परचेज बुक बनाए जाते हैं, उन सभी के नाम से। हर पर्टिकुलर मान लीजिए एक पर्टिकुलर फर्म से आ रहा है क्रेडिट में या कुछ कंपनी से आ रहे हैं, तो उन सबके नाम का पर्टिकुलर कॉलम में उन सबके परचेज बुक बनाए जाते हैं। Then posting will be made on the credit side of the personal accounts by writing the word by purchase account. इसके बाद में जो पर्सनल अकाउंट उन सबके बने हुए हैं उसमें बाय परचेज अकाउंट करके वो अमाउंट को वहां पोस्टिंग की जाती है लेजर में। जब हम लेजर्स बना रहे होते हैं तब इस तरह से उसको पोस्टिंग करते वक्त बाय परचेज अकाउंट करके लिखते हैं, एंड उसको पोस्टिंग उसकी पोस्टिंग होती है, क्योंकि इसका मतलब है परचेज बुक से हम इसको यहाँ लेके आए हैं। परचेज अकाउंट इज ऑल्सो ओपन इन द लेजर, एंड लेजर में परचेज अकाउंट भी रहता है, बट एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन इट बाय monthly total. After writing two sundries as purchase book on the debit side, it is of it. The amount of monthly total of purchase book is written. इसके बाद में क्या किया जाता है कि जो लेजर अकाउंट है, लेजर अकाउंट में जो परचेज अकाउंट है उसमें रिकॉर्ड करते वक्त टू सन्ड्री अकाउंट लिखते हैं, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक करके उसको लिखा जाता है। क्रेडिट साइड में उसको एंटर करते हैं एंड वहां लिखा जाता है टू सन्ड्रीज एज पर द परचेज बुक, परचेज बुक के टोटल के अकॉर्डिंगली ऑन द इसको लिखा जाता है। इस अमाउंट को हम लोग लिखते हैं आफ्टर राइटिंग टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक ऑन द डेबिट साइड ऑफ इट। परचेज बुक के डेबिट साइड में जो था उसको हम इस तरह से लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक इज रिटन। टोटल परचेज बुक का जो टोटल अमाउंट था उसको वहां पे लिखा जाता है। यहाँ पे लिखते वक्त हम इसको क्या लिखते हैं, टू सन्ड्रीज एज पर द परचेज बुक।
Then अब multi column or columns in the purchase book. To know about the quantity of different kinds of goods purchased, a multi-column or column purchase book is maintained instead of general purchase book. This book has separate columns for each kind of goods in addition to a column of total amount. In this book, date of purchase, name of sellers, invoice numbers, and net amount are recorded. In other words, quantity and rate are not recorded because as all these details are recorded in the invoice. यहाँ पे अमाउंट्स लिखे जाते हैं लेकिन क्वांटिटी और रेट नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये डिटेल्स जो है हमारे इनवॉइस में रिकॉर्डेड रहते हैं। तो इसमें जो मल्टी कॉलम वाले परचेज बुक होते हैं उसमें उसका जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह से होता है, जैसे डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, टोटल नंबर, कॉपर, स्टील, सिल्वर, मतलब किस किस तरह के प्रोडक्ट्स का परचेज हो रहा है, किस किस तरह के मटेरियल का परचेज हो रहा है, उसके लिए अलग अलग कॉलम बना दिया जाता है एंड अमाउंट लिख दिया जाता है, टोटल अमाउंट और जो जो अमाउंट हुए हैं, यहाँ पर जो डिस्काउंट मिल रहे हैं या कितने क्वांटिटी में खरीदा गया है, ये सारी चीजें, उसका रेट क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की जाती है क्योंकि इसमें ये सारी चीजें जो है इनवॉइस बुक में पहले से ही रिकॉर्डेड रहती है। इसके बाद में डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। अब ये भी एक बहुत सोचने वाली चीज है कि परचेज बुक और परचेज अकाउंट में डिफरेंस क्या है। जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं देन वी हैव द डाउट what is the difference between purchase book and the purchase account. The following are the differences. Purchase book is a part of journal and whereas purchase account is a part of ledger. सबसे पहला डिफरेंस है, परचेज बुक जो है जर्नल एंट्रीज का या जर्नल बुक का एक हिस्सा है, लेकिन परचेज अकाउंट जो है लेजर अकाउंट का एक हिस्सा है। Only credit purchases are recorded in purchase book, but both cash and credit purchases are recorded in the purchase account. दूसरा डिफरेंस है कि जितने क्रेडिट परचेजेस होते हैं वही परचेज बुक में लिखे जाते हैं, लेकिन जो कैश परचेजेस होते हैं लेकिन परचेज अकाउंट में कैश और क्रेडिट परचेजेस दोनों ही एंटर किए जाते हैं। परचेज अकाउंट में परचेज बुक में ओनली क्रेडिट परचेजेस लिखे जाते हैं, परचेज अकाउंट में कैश और क्रेडिट परचेजेस दोनों को ही लिखा जाता है। In purchase book, there is no column of debit and credit, whereas in purchase account there is debit and credit column. तीसरा बड़ा डिफरेंस है, परचेज बुक में डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम नहीं होता है, लेकिन परचेज अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट कॉलम दोनों होते हैं। देन इसके बाद में एक और है, द सम ऑफ परचेज बुक इज ट्रांसफर्ड टू परचेज अकाउंट whereas सम ऑफ परचेज अकाउंट ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। जो टोटल होता है, टोटल परचेज बुक का जो टोटल है उसे हम परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन परचेज अकाउंट में जितना भी अमाउंट टोटल किया जाता है उसे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। सो दीज आर अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। देन अब इसके बाद में हमारे और भी बुक्स है, जैसे परचेज रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न जर्नल। इसके बाद में हमारे पास ये अभी तक परचेज बुक था, इसके बाद में परचेज रिटर्न बुक भी है। Sometimes goods purchased are returned to the supplier due to lot of reasons. Hence, the book where such returns are recorded is known as purchase return book or return outward book. The reasons are as follows. कभी कभी क्या है, बहुत सारे कारणों की वजह से जो गुड्स परचेज किए जाते हैं उन्हें रिटर्न कर दिया जाता है। इस तरह से जो रिटर्न किए जाते हैं उन सबको एक बुक में लिखा जाता है एंड उस बुक को कहा जाता है परचेज रिटर्न बुक या परचेज आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड बुक, परचेज आउटवर्ड में रिटर्न आउटवर्ड बुक, मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ने गुड्स खरीदे और कुछ रीजंस की वजह से उन्हें वो वापस रिटर्न कर दिया। तो जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां इस तरह के बहुत सारे बुक्स का मेंटेन किए जा रहे हैं, वहां इस तरह से गुड्स रिटर्न भी बहुत अधिक होते रहते हैं। तो इसकी वजह से, और रिटर्न करने के बहुत सारे कारण होते हैं, तो इसकी वजह से क्या किया जाता है, एक अलग सा बुक मेंटेन किया जाता है जहां सारे गुड्स जो रिटर्न किए गए हैं उनको लिखा जाता है। एंड रिटर्न करने के कारण बहुत है, तो जिनमें से कुछ कारण है, गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, डिफेक्टिव गुड्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर मोर देन ऑर्डर, गुड्स आर नॉट सप्लाइड इन टाइम, इफ द प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन एग्रीड प्राइस, ब्रेकेज ऑफ गुड्स, वेट ऑफ गुड्स नॉट प्रॉपर, डिफेक्टिव बिल्स। तो सबसे पहले इसमें क्या है, गुड्स किस तरह के रिटर्न किए जाते हैं। जो सैंपल दिया गया था, मान लीजिए कि सेलर ने हमें ऑर्गेनाइजेशन को जो सैंपल दिया था उस सैंपल के अकॉर्डिंगली ऑर्डर प्लेस करने के बाद गुड्स नहीं आए हैं तो वो गुड्स को रिटर्न कर दिए जाते हैं। उसी तरह से कुछ डिफेक्टिव गुड्स होते हैं, प्रॉपरली उसको बनाया नहीं गया, उसमें कुछ कमियां रह गई है,
तो इस तरह से कमियों से भरे हुए जितने भी गुड्स हैं उन्हें भी वापस कर दिया जाता है। कभी कभी क्वांटिटी जितना ऑर्डर किया गया है, अगर 100 यूनिट्स ऑर्डर किए गए हैं और वो 110 यूनिट्स आ गए हैं, तो उन 10 यूनिट्स को रिटर्न कर दिया जाता है। इस तरह से एक्स्ट्रा अगर कभी ऑर्डर जितना ऑर्डर किया गया है उससे अगर अधिक आता है तो उसे भी रिटर्न कर देते हैं। एंड कई बार ऑर्गेनाइजेशंस अगर टाइम पे गुड्स सप्लाई नहीं होता है तो भी रिटर्न कर देती है। इसके बाद में कभी कभी गुड्स जो जब बात करते हैं तो एक अमाउंट पे प्राइस उसका डिसाइड किया जाता है, उसके बाद में जब गुड्स सप्लाई किया गया है तो उसके साथ जो बिल आती है वो अमाउंट से अधिक होती है। जितना अमाउंट में प्राइस, जिस प्राइस पे एग्री किया गया था वो प्राइस में गुड्स नहीं मिलते हैं, तभी भी गुड्स को रिटर्न कर दिया जाता है। इसके बाद में कभी कभी जब ट्रांसपोर्टेशन में जब वहां से गुड्स भेजा गया है तो वो कभी कभी उसमें कुछ टूट जाते हैं या कुछ खराब हो जाते हैं, तो उस तरह के सामान को भी वापस भेज दिया जाता है। इसके बाद में बात जब किया जाती है तो उसमें गुड्स का जो अमाउंट का, गुड्स का जो वेट है वो भी देखा जाता है। एंड वेट अगर प्रॉपर नहीं होता है तो जो बात की गई थी उससे अगर कम है या ज्यादा है तो उन गुड्स को भी वापस भेज दिया जाता है। इसके बाद में कभी कभी बिल्स प्रॉपरली नहीं बनाए जाते हैं। तो परचेज, जब क्रेडिट परचेजेस हो रही है तो उसका जो बिल है वो सामान के साथ में आता है। अगर वो बिल सही तरीके से नहीं बना है तब भी उस तरह के गुड्स को बिल के साथ में वापस भेज दिया जाता है। सो दीज आर अ फ्यू रीजंस जिसकी वजह से परचेज बुक रिटर्न हो जाते हैं। जो गुड्स परचेज किए गए हैं वो रिटर्न कर दिए जाते हैं एंड इसके लिए अलग से परचेज रिटर्न बुक बनाया जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और इसके परचेज रिटर्न बुक के डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिससे कि जान सके कि परचेज रिटर्न बुक में किस तरह से एंट्रीज की जाती है। तो गर्ल्स, ये जो आज हम परचेज बुक में एंट्रीज कैसे की जाती है एंड किस किस जगह में कैसे चेंजेस किए जाते हैं या किस तरह के परचेज बुक के कॉलम्स होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा है। इसको ध्यान से सुनिए एंड कीप ऑन ट्राइंग। बार बार सुनते रहेंगे तभी समझ पाएंगे एंड एंट्रीज आप उसके आधार पर ही कर पाएंगे। प्रैक्टिस करने के बाद ही अकाउंटेंसी आती है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। थैंक यू गर्ल्स।